हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 22वां मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो सामान्य अध्ययन जीएस का होगा। जैसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए यहाँ से 40 प्रश्न आपकी परीक्षा में रखे जाएंगे, तो इस पार्ट में भी 40 प्रश्न रखे गए हैं। परीक्षा के दृष्टि से ही मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। इसके पहले का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2020 में गठित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकटाचलैया। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान समीक्षा आयोग का गठन जो है 22 फरवरी 2000 को वेंकटाचलैया की अध्यक्षता में हुआ था और इसने जो है मार्च 2002 में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी थी। और आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्यों संबंधों की जांच के लिए जो है ये सरकारिया आयोग है गठन किया गया था। ठीक है, और आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, पर अभी तक इसे लागू किया गया और न ही इस पर विचार किया गया है। ठीक है, और ये जो फातिमा बीबी है, ठीक है, फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश है। तो इसको भी याद रखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम निजी या प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम है। तो कौन सा नाम है प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम? तो MITU, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय है और 1985 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। देश की शिक्षा प्रणाली में दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के प्रारंभ और विकास तथा इन प्रणालियों में समन्वय के लिए जो है स्तर को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट पूछा है तो प्राइवेट ही हो जाएगा। और इग्नू पहला था, ये दूरस्थ शिक्षा के लिए 1985 संसद के अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार आपका सी ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और 24 से 30 सितंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार सप्ताह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 24 से 30 सितंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा है तो 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछे तो 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर राष्ट्रीय हो जाएगा और 15 मार्च विश्व हो जाएगा। ठीक है, और 24 से 30 सितंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट है, सबको याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक के शासन में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है, ये तृतीय था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो मोगलिपुत तिस। ठीक है, मोगलिपुत तिस। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ये अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा सम्मेलन हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था मोगलिपुत तिस। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज तुगलक के। ठीक है, फिरोज तुगलक 1351 से लेकर के 1388 के समय में सबसे अधिक गुलाम 1,80,000 गुलाम थे इसके शासनकाल में। ठीक है, और फिरोज तुगलक ने जो है दीवान बंदरगाह नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था। ठीक है, दीवान-ए-बंदगान नाम से दासों के लिए एक विभाग भी खोला था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
छठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए जो है फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नवाब लियाकत अली के खिलाफत आंदोलन में जो है मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ जो है अहम भूमिका निभाई थी और तुर्की के खलीफा का समर्थन किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग था। ठीक है, पील आयोग का गठन जो हुआ था 1857 में के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नौ संगठन हेतु किया गया था और वुड के घोषणा पत्र द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा हेतु जो है 1882 में सरकार ने हंटर आयोग की अध्यक्षता के लिए एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। तो ये कब किया गया था? तो 1882 में। ठीक है, तो यहाँ पे पी आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से कौन संबंधित था? तो गरम दल से अरविंद घोष थे। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी हो गए, एस एन बनर्जी हो गए, ठीक है, और जी गोखले हो गए, ये सब जो है नरम दल के थे। ठीक है, नरम दल के, इसको भी याद रखिएगा। और अरविंद घोष जो थे ये गरम दल के थे। 9वां नंबर प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्गी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये आपका सही हो जाएगा कांगो नदी में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विषुवतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले नाटे कद के बौने लोगों को जो है पिग्मी के नाम से जाना जाता है और कांगो बेसिन में जो है पिग्मी जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 37 द्वीप हैं। ठीक है, भारत में कुल जो है 247 द्वीप, भारत में कुल 247 द्वीप, 204 जो है बंगाल द्वीप की खाड़ी में है और 43 द्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है भारत के पश्चिमी तट से 200 से 300 किलोमीटर दूर स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 32 किलोमीटर है और लक्षद्वीप जो है प्रवालों से निर्मित है। यहाँ पर जो है 37 द्वीप स्थित है और इन द्वीपों पर जो है नारियल सबसे अधिक उगते हैं और इन द्वीपों का जो है सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में जो है बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गेहूं जो है उपोष्ण कटिबंधीय उपज है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। यह जो है राज्य, यह जो उत्तर प्रदेश राज्य है भारत के कुल गेहूं उत्पादन का जो है 34.5% अकेले उत्पादन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल, तो ये मूंगफली होती है। ठीक है, मूंगफली जो है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, यह ब्राज़ील का मूल पौधा है। ठीक है, यह खरीफ का फसल है, इसको भी जान लीजिए। और भारत विश्व का प्रमुख मूंगफली उत्पादक देश है। ठीक है, तो ये खरीफ का फसल है, भारत प्रमुख उत्पादक देश है, यह ब्राज़ील का मूल पौधा है। ठीक है, तो सारे फैक्ट को याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो ये है आपका पश्चिमी बंगाल। ठीक है, यह प्रश्न जो है 2011 की जनगणना पर आधार पर पूछा था। ठीक है, लेकिन उसके अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पश्चिमी राज्य बंगाल था, 903 था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए, ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिहार ऑप्शन दिया नहीं है,
तो ये 2021 के 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा था, और 2011 के अनुसार हो जाएगा आपका बिहार। और यहाँ का जनसंख्या गलत कुल है 1106। ठीक है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो ये इसमें बिहार ऑप्शन भी दिया नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा तथा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और लोकसभा और विधानसभा के 25 वर्ष और राज्यसभा और विधान परिषद 30 वर्ष। 15 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज की उच्च स्तरीय प्रणाली में आते हैं तो कौन कौन से आते हैं पंचायती राज के उच्च स्तरीय प्रणाली में? तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज्य में जो है त्रिस्तरीय प्रणाली आती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है तो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। ठीक है, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित कुल आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, और राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुएं ही शामिल की जाती हैं। ठीक है, अंतर्वर्ती वस्तुएं इसमें शामिल नहीं की जाती हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है तो किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको CSO द्वारा जो है एकत्रित किया जाता है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है, और राष्ट्रीय आय के आंकड़े के लिए जो है आधार जो बना था वो वर्ष 80-81 को मानकर जो है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जानते होंगे आप लोग, भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। और मोहम्मद इकबाल ने को दिया था तो सारे जहाँ से इच्छा अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो दिया था, और करो मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने किया था? तो यहाँ पे किसी ने नहीं किया था, डी सही होगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का मूल प्रस्ताव गांधी जी का था, जिसे 6 जुलाई 1942 को वर्धा में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति में जो है कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था, तथा पुनः जो है 8 अगस्त 1942 को बम्बई स्थित ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में जो है कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार कर 9 अगस्त से जो है आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। इस पृष्ठभूमि में गांधी जी समेत सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अतः भारत छोड़ो आंदोलन का सांकेतिक नेतृत्व अद्यप महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, किंतु सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के चलते इस आंदोलन का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहा था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अगर देखा जाए तो किसी के हाथ में नहीं रहा था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की थी? जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के गवर्नर रह चुके जनरल डायर को सरदार उधम सिंह ने गोली से उड़ा दिया था। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में सरदार भगत सिंह और अन्य साथियों को लाहौर जेल में डाल दिया गया और उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया गया था। ठीक है, तो उधम सिंह ने उनको गोली मारा था। 21वां नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा आप लोग जानते होंगे सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। यह पृथ्वी पर वायु प्रवाह तथा जल चक्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए जो है आवश्यक शक्ति प्रदान करता है तथा समस्त जीवन को जो है संपोषित करता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो कहाँ पे? रेगुर मिट्टी, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काली मिट्टी इसको भी कहते हैं। ठीक है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है,
तो रेगुर या काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहुतायत पाई जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है और इसका जलीय विलयन जो है अम्लीय होता है। वायुमंडलीय ताप पर यह जो है 78 ताप पर जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ का प्रयोग जो है रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पेड़ व पौधे को खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस या कहा जाए प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इस प्रक्रिया में पेड़ व पौधे सूर्य के प्रकाश में खनिज लवण एवं जल की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं और इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के पश्चात जो है किसका तो शुंग वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, मौर्य वंश के बाद 185 ईसा पूर्व में जो है पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। और पुष्यमित्र जो है शुंग मौर्य सेना का सेनापति था और शुंग वंश ने लगभग जो है 112 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है तो कहाँ पे? तो ये महानदी पर। ठीक है, महानदी पर। ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध और ये महानदी पर तैयार किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं पंजाब का स्थान आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये देव में। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। देव में सूर्य मंदिर स्थित है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के कारण यह नगर विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने बुद्ध के बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। यहाँ का जो है महाबोधि मंदिर प्रसिद्ध है। गया शहर फल्गु नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा। गया शहर है ये फल्गु नदी के किनारे बसा है। यहाँ पे विष्णु मंदिर है। तो यहाँ पे आपका सूर्य मंदिर पूछा है तो ये देव में बना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल की संरचना अनेक प्रकार की गैसों, जलवाष्प तथा सूक्ष्म ठोस कणों से हुई है। ठीक है, भारी गैसों की निचली परतों में जो है धरातल से जो है 72 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है और जिसमें नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही होगा, मीथेन। ठीक है, धान के खेत, गाय और भैंस के तबेले, पेट्रोलियम कुएं आदि में जो है मीथेन गैस का स्रोत है। ठीक है, CH4। और मीथेन गैस को ही प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है एल्केन समूह का पहला यौगिक भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से श्रेणी का अगला पद क्या है? तो यहाँ पे 2 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 13 2 15 और 15 में हम 13 दूनी 26 जोड़ दें तो 41। 41 में 13 दूनी 26, 13 39 जोड़ देते 80 और इसमें 80 में हम क्या जोड़ते हैं? 52। ठीक है, 13 चौक को 52, तो 80 में जब हम 52 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 132। यानी 13 13 जोड़ना है। 13 13 दूनी 26, अगले 13 3 39, 13 चौक को 52। ठीक है, तो अगला पद कौन सा होगा? 132 होगा। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, अक्षरों की श्रेणी में अगला पद कौन सा आएगा यहाँ पे? ठीक है, तो बी में +4 जोड़ेंगे, एफ के 4 बाद +4 जोड़ेंगे तो ये जे में 4 जोड़ेंगे तो एन में 4 जोड़ेंगे, आर में 4 जोड़ेंगे, वी में 4 जोड़ेंगे, जेड में 4 जोड़ेंगे, डी में 4 जोड़ेंगे, एच में 4 जोड़ेंगे, एल और एल में 4 जोड़ा जाए तो एल एम एन ओ पी। ठीक है, तो कौन सा अच्छा आ जाएगा? पी आ जाएगा आपका।
ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें सब में चार चार, अगर चार चार जोड़ते हुए अगला पद लिखते हुए चला गया है, ठीक है, इस सीरीज में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 33 नंबर प्रश्न है, यदि ए बराबर भाग है, बी बराबर जोड़ है, सी बराबर माइनस है, डी बराबर गुणा है, तो निम्न में से कौन सा सही है, यहाँ पूछा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोग करिएगा। देखिए 108 सी है, तो सी मतलब क्या है, माइनस 108 माइनस 72, 108 में से 72 घटाएंगे तो 36 आएगा। और यहाँ पे है 78 सी है, सी मतलब माइनस 42 करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बीच में सी दिया है, तो दोनों में माइनस माइनस जब करेंगे तो दोनों का मान 36 आ जाएगा। इन सब का मान सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 वैसे हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे कर देंगे 5 हो जाएगा, ये ऐसे करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करेंगे 7 हो जाएगा, ये ऐसे करेंगे 8 हो जाएगा, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14, ठीक है। फिर यहाँ से इसे 15, फिर 16, देख लीजिए 16 तक आ गया है, 16, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे करेंगे 17, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे ऐसे 18, ठीक है। तो कुल यहाँ पे 24 त्रिभुज आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग कर लीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, यदि CASH को ECUJ द्वारा कोटित किया जाता है तो बैंक को कोट किया जाएगा। तो CASH को क्या लिखा गया है, ECUJ, तो सी में हम कितना +2 करेंगे, CDE आ जाएगा, ए में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, यस में +2 करेंगे तो STU आ जाएगा, यू आपका आ जाएगा, और एच में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। इसी तरह BANK का कर लीजिए, बैंक का कर लीजिए, बैंक का कर लीजिए +2, BCD हो जाएगा, ABC हो जाएगा, NOP हो जाएगा, KLM हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका DCPM, ठीक है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, DCPM, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 प्रश्न हम मैथ का सॉल्व करेंगे। 36 नंबर प्रश्न है, यदि x बराबर -2/3 हो तो 9x² - 3x - 11 इक्वल टू कितना होगा। तो x बराबर -2/3 को हम इसी समीकरण में रखते हैं तो क्या हो जाता है, तो 9 गुणे -2/3 का स्क्वायर -3 है, -3 कर दीजिए, -3 इंटू -2/3, ठीक है, -11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 गुणे 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, धन 3 गुणे 2/3 -11, 4 धन 2 -11 बराबर 4 2 6 -11 बराबर कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी -5 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। यदि 66% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते हैं और कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी तो कितने उम्मीदवार ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए हैं। तो दोनों विषय लेने वाले उम्मीदवारों की प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 66 + 59 -100 कर देंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, 125 - 100 हो जाएगा, बराबर 25 हो जाएगा, यानी 25% दोनों विषय लेने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत हो जाएगा। और दोनों विषय लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 25% ले रहे हैं तो उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगा, तो 25 बटे क्या कर देंगे, 100 गुणे कितना टोटल है, तो 3000, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ 30 25 या कितना हो जाएगा, तो 750 हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 750 हिंदी और इतिहास लेने वाले दोनों की संख्या है, ठीक है। यदि x बराबर √ इतना हो तो x का मान क्या है, तो यहीं पे ऐसे निकाल दीजिए ना, इसको यहाँ बस सेम है तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √1225 बटे 5339 कर सकते हैं, ठीक है, 5339 कर सकते हैं। आप देख लीजिए 1225 क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा, अपन 73 का स्क्वायर कर दे सकते हैं √, ठीक है।
अब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो आपका 35/73 सीधे मान आ जाएगा। स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट जब हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 35/73। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 100 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है, तो 100 रुपया है। ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 20% लाभ पे बेचता है तो कितना हो जाएगा, तो 120 रुपया हो जाएगा उसका। ठीक है। अब दोगुना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 120 कर देंगे। अरे विक्रय मूल्य 120 हमको पता चल गया, तो दोगुना कर दिया गया है। दोगुने दाम पर बेचता है तो 120 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है। तब कितना हो जाएगा, 240 उसको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और लाभ कितना पा रहा है, तो लाभ का है तो 240 वो बेच रहा है, माइनस 100 में 100 उसका मूल्य था, तो कितना हो गया, तो 140 रुपया हो गया। ठीक है। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो 140/100 कर दीजिएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 140% बच गया। ठीक है। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा, 140% आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिनों में पूरा करते हैं। 5 महिलाएं 10 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा लगाएंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, 10 महिलाएं 7 दिन में, ये महिलाएं हो गए, और उसी काम को बच्चे कितना कर रहे हैं, तो 10 बच्चे 14 दिन में, 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं। तो एक महिला बराबर 2 बच्चा हो गया, एक महिला बराबर 2 बच्चा हुआ, तो 5 महिला बराबर कितना हो जाएगा, 10 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है। तो 5 धन 5 यानी 10 महिलाएं टोटल हो जाएंगी। ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि 5 महिलाएं जो है 10 बच्चे के बराबर हैं। ठीक है। तो 10 महिलाएं का कार्य 7 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है। 10 महिलाएं जो है कार्य को 7 दिन में समाप्त कर देंगी। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7। ठीक है। तो उसी काम को करने के लिए कितने दिन लगाएंगे, तो 7 ही दिन लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, लाइक भी वीडियो को कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।